गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट के बारे में बताया था कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है क्या, क्लियर है। और फिर लास्ट में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम लोग को कहीं पे निकालनी होती है उसको हमने मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन किया था कि किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज लेते थे। जनरली टेस्ट चार्ज जो हम लोग लेते हैं बाय कन्वेंशन वो आपका पॉजिटिव होता है और मैग्नीट्यूड में बहुत छोटा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और भी मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के ठीक अपोजिट। तो उन सारी चीजों को आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेना इस लेक्चर को देखने से पहले, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग बच्चों उस इंटेंसिटी की वैल्यू को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को एग्जैक्टली मेजर करने वाले हैं, है ना। उन मेथड्स को जानने वाले हैं जिन मेथड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को की इंटेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, एक है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ और दूसरा है बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब देखो यहाँ पे जो पहला है वो तो बहुत आसान है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको लेके आज हम लोग काम करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो दूसरा है दैट इज बाय यूजिंग गॉस लॉ, वो एक बहुत ही स्पेशल लॉ है जिसको समझने के लिए पहले हम लोगों को एक टर्म सीखना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब जाके गॉस का नंबर आएगा, क्लियर। तो वो बाद के लेक्चर्स में आएगा, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे पहला मेथड, चूंकि हमने कूलम्स पढ़ रखा है तो उसको हम लोग फटाफट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को लिखो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड can be calculated by using two methods, दो मेथड का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट आपका होगा बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, और दूसरा होगा बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। ये दो मेथड का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ एंड बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब इन दोनों को इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके, लेकिन पहले अपना सारा डिस्कशन जो चलने वाला है कूलम्स मेथड से और उसके बाद गॉस मेथड से, ठीक है। फिर कहोगे आखिर ये दो मेथड की क्यों जरूरत हुई। देखो साइंस में किसी भी चीज की जो डिस्कवरी होती है वो बेवजह नहीं होती है। हर डिस्कवरी के पीछे कुछ न कुछ आपका रीजन होता है, कुछ न कुछ उसकी जरूरत होती है, तभी हम लोग ऐसा करते हैं, जो आप समझेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, है ना। कि गॉस को क्यों यूज करते हैं, कूलम को क्यों यूज करते हैं। तो बच्चों बहुत सारे कंडीशन में कूलम के मेथड से आसान होता है, कुछ जगहों पे कूलम का मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जहां बहुत सारी मैथमेटिक्स चाहिए होती है। तो वैसे सिचुएशन को डील करने के लिए गॉस का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को दोनों मेथड्स को समझना है। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे बच्चों कूलम्स मेथड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहला है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। अब ये बहुत कठिन नहीं है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखना ही नहीं है। जो कल से हम लोग बात कर रहे हैं ना वही हम लोग रिपीट करने वाले हैं। बस ये है कि आप जो फोर्स कैलकुलेट करोगे उसमें आप किसको यूज करोगे, कूलम्स लॉ को, जो हमने पढ़ रखा है। तो इस मेथड में होता क्या है,
इस मेथड में मान लो कोई सोर्स चार्ज है ना, यहां मान लो क्या है, सोर्स चार्ज, ये है आपका सोर्स चार्ज। ठीक, सोर्स चार्ज आप समझ गए हो, सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है। अब सोर्स चार्ज कोई पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, सोर्स चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे आपका हो गया सोर्स चार्ज। ठीक है, अब इस सोर्स चार्ज की वजह से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, सोर्स चार्ज की वजह से सर्टेन डिस्टेंस P पे, है ना, P एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जाए, यानी उसकी इंटेंसिटी निकाली जाए। तो कूलम मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज रखो, जो हम लोग कल से भी कर रहे हैं। एक टेस्ट चार्ज रखो जिसका नाम रख लेते हैं प्लस Q0। प्लस रखते हैं इसलिए क्योंकि प्लस चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बहुत आराम से मिल जाती है। तो ये हो गया आपका सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, कैन बी पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, मैं सब प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। एक पॉइंट हो सकता है, कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, सब करेंगे हम लोग, वन बाय वन सब करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में आपका रिंग हो सकता है, रिंग हो गया, है ना, डिस्क हो गया, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, कुछ भी, है ना, सबका हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम आने पे। स्फेयर हो सकता है, रॉड हो सकता है, ETC। तो देखो हमने यहां पे क्या लिख दिया आपके लिए, लिख दिया यहां पे कि ये सोर्स चार्ज पॉइंट हो सकता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम हो सकता है जिसमें रिंग, स्फेयर, रॉड, ETC कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे। तो इस मेथड में आपको इस जगह पे एक प्लस Q रख देना है। अच्छा, ये याद रखना, टेस्ट चार्ज भले ही प्लस लेंगे लेकिन सोर्स की नेचर कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी, सब में करके दिखाऊंगा। अब जब इस टेस्ट चार्ज को रख दोगे तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए कौन से लॉ का यूज करोगे। तो आपके पास तो एक ही लॉ है फिलहाल, दैट इज कूलम्स लॉ। दैट्स व्हाई इसका नाम हो गया कूलम्स मेथड, है ना, कूलम्स मेथड बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। अब समझ में आया कूलम्स लॉ का नाम क्यों रखे, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, है ना, इस पे मान लो फोर्स लग रहा है, इधर किधर भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि इसका नेचर क्या है। ये प्लस है तो रिपेल करेगा, माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो फोर्स लग गया बच्चों, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये बात पक्की है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कैन बी calculated by using Coulomb's method। ठीक है ना, सॉरी मेथड की बजाय लॉ लिखना सही रहेगा, Coulomb's लॉ, बाय यूजिंग Coulomb's लॉ। ठीक है, अब एक बार जब फोर्स आ गया तो फिर क्या करना है, फिर तो आपको पता है, क्योंकि बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, जो भी इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा उस फोर्स को उसी टेस्ट चार्ज के वैल्यू, टेस्ट चार्ज से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखो ध्यान दो, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर एरो लगाए हो तो एरो लगने देना, और ऐसे भी तो ये पॉजिटिव ही अपने को लेना है। तो इस तरीके से अगर आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको उसी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मॉड ऑफ EP कर दो, मॉड ऑफ EP, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को Q0 से डिवाइड कर दो, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करो और हम लोग सबसे पहला कैलकुलेशन आज का शुरू करते हैं। जल्दी से लिखो, लिख लिया आपने?
चलो, अब हम लोग का आज का हेडिंग है बहुत सबसे सिंपल सिस्टम क्या हो सकता है। तो बच्चों सबसे सिंपल सिस्टम हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, है ना। तो अपना हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बच्चों? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो ये हमने ले लिया पहले प्लस क्यू। अब ये जो प्लस क्यू है ये अपना सोर्स चार्ज है ना। फिलहाल ये क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब कि इसी की वजह से अपने को फील्ड देखना है। आ रही है बात समझ में? अब इसकी वजह से फील्ड कहां पे चाहिए मेरे को? तो यहां से r डिस्टेंस पे चाहिए। एक पॉइंट है P, मेरे को EP चाहिए। तो क्या करना होगा? तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि हम लोग उस P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को जाके रखेंगे जो रूल कहता है। तो रूल कहता है तो रूल के हिसाब से चलो। तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दो प्लस Q0, इसे प्लस ही रखना है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस Q इस प्लस Q को क्या करेगा? तो बहुत सिंपल है सर, रिपेल करेगा, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल ही करता है। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देगा। आ रही है बात समझ में? इसके ऊपर क्या लगा देगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे। और ये फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो अब आप सोचो, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों चार्ज दिए हुए हैं, फिर तो सिंपल है। कूलम्स लॉ को तो पॉइंट के लिए हम लोग लगा ही सकते हैं। तो वहां से अगर हम लोग रूल लिखेंगे तो हम लोग सीधा लिखेंगे Fe, यानी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज जो होगा बच्चों वो हो जाएगा कैपिटल Q, यानी ये इंटू स्मॉल Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब K भी लिख सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग इसको भी याद रखें कि दरअसल वो K है क्या। और मान लेते हैं अभी यहाँ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है। कोई दूसरा मीडियम होता तो आपको पता है दूसरा मीडियम के केस में यहाँ पे एप्सिलॉन R लिखना होता जो उसकी वैल्यू होती। तो फिलहाल हमने इसको एयर मान लिया या वैक्यूम मान लिया। तो Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे कर देते हैं R स्क्वायर। ये आ गया आपका फोर्स। सिंपल है, इसमें तो कुछ नया बात आपको सीखने को नहीं मिला। अब जो है आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड ही सिर्फ निकालते हैं। तो क्या करना है? फोर्स, क्योंकि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ही है, तो मैंने यही सिखाया कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये है आपका, दैट इज Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Q0। तो इस पूरे को Q0 से डिवाइड कर दो। तो Q0 से अगर डिवाइड करोगे बच्चों तो Q0 और Q0 हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा कैंसिल। तो लास्ट में आप खुद सोच के देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या चाहो तो इसको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है KQ अपॉन R, सॉरी R स्क्वायर है ना, R स्क्वायर। तो ये देखो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये दोनों वैल्यू निकल के आया, इन दोनों में तुम देख रहे हो ना कि फाइनल वैल्यू में कौन सिर्फ है? सिर्फ आपका सोर्स चार्ज की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो कैंसिल हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि टेस्ट चार्ज लास्ट के एक्सप्रेशन में बचना ही नहीं है, वो कैंसिल हो ही जाएगा। तो वो आपके पास फ्रीडम है कि आप कितना लेते हो, लेकिन ये एडवाइस देने योग्य बात है कि आप कम से कम लें, जिसका कारण मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। क्लियर है? अब रही बात डायरेक्शन किधर होगी। मैग्नीट्यूड तो आ गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो डायरेक्शन किधर हो गया? तो डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन आपका जो EP का होगा, EP का डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे
टेस्ट चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वो हम लोग कल देख चुके हैं एक इक्वेशन से। कौन सा इक्वेशन था याद करो? F इक्वल्स टू Q इंटू E, याद है? ये हमने बाय डेफिनेशन ये इक्वेशन लिखा था। तो अगर Q प्लस रहेगा तो F और E का डायरेक्शन सेम होगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा बच्चों इधर ही होगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। तो ये आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप याद रखेंगे। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसका मैग्नीट्यूड, उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है, एक बात गौर करना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो तुम्हारा आ रहा है, ये डिस्टेंस के स्क्वायर्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस, है ना? या कह लो कि E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। सीधी बात है कि R आपका डिनोमिनेटर में है और वो भी स्क्वायर्ड में है। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी धीरे धीरे घटेगी। मतलब कि अगर आप सोर्स चार्ज से दूर जाते चले जाओगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू लगातार घटती रहेगी। क्लियर है? तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब अपना ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया, मैं फिर एक बार लिख दूं इसको। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखोगे भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको याद रखना है अच्छे से, स्मॉल r स्क्वायर। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो r को जैसे जैसे बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी घटेगी। ठीक है? और ये बात समझ में? चलो अब एक चीज समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ किधर किधर हो सकता है। डायरेक्शन देखते हैं। जैसे देखो, अभी हमने इस पॉइंट के बारे में बात किया, तो यहां पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हो, यहां पे टेस्ट चार्ज रखते हो, तो ये इसको इधर रिपेल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, है ना? सीधा बात है, टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज पे देखो फोर्स किधर लग रहा है। अच्छा, यहां रख दें तो टेस्ट चार्ज को, तो यहां रख दें तो इस पे देखो, ये इस पे आपका याद होगा सेंट्रल फोर्स है, लाइन टू लाइन ज्वाइन करो, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस तरीके से यहाँ पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि आप एक तरीके से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका सब जगह हो रहा है ना? यहाँ इसको सेंटर मान लो, सेंटर से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर तरफ, यहाँ पे इधर, है ना? यहाँ पे इस तरफ। यही आगे चल के देखो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम होगा EFLS, अभी सीखना नहीं है, उसमें आपको और अच्छा डायग्राम दिखेगा। तो ये सब जो है ये किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया, तो ये बाहर की ओर जा रहा नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि सेंटर में एक पॉइंट चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर जैसे है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। मतलब अगर ये एक स्फेयर बना लें तो स्फेयर के सेंटर में अगर ये हो तो ये बाहर की ओर है रेडियस के लॉन्ग, तो हम लोग इसके डायरेक्शन को लेके बोल सकते हैं कि अगर प्लस चार्ज रहेगा सोर्स, ये सोर्स चार्ज क्या है प्लस, यहाँ सोर्स टेस्ट चार्ज याद रखना, फिर आप कंफ्यूज मत किया करो, टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, यहाँ अपना सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव था, तब ना रेडियली आउटवर्ड हुआ, प्लस प्लस रिपेल किया। अब हम लोग माइनस वाला भी करेंगे, तो इस केस में डायरेक्शन के नाम पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो गया आपका रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के बीच में अगर ये जो रिलेशन आ रहा है अपना E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो E और R के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ बहुत पूछता है एग्जाम में, समझ गए ना? तो देखो, अब जैसा कि तुम देख सकते हो, तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं ग्राफ बिटवीन
ग्राफ बिटवीन E का मैग्नीट्यूड एंड R क्या है बच्चों? डिस्टेंस। तो देखो सीधी सी बात ये कि y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं E और इस पे R ले लेते हैं। अब अगर चार्ज से एकदम नजदीक दूरी पे रहोगे, चार्ज के एकदम ठीक बगल में रहोगे, है ना, चार्ज के एकदम बगल में यहां पे, यानी कि R ऑलमोस्ट हो जाएगा 0, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम लोग देख लिए थोड़ा सा बगल में। तो अगर R की वैल्यू यहां 0 पुट कर दोगे तो समथिंग अपॉन जीरो तो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैंने आपको ग्राफ में सिखाया था कि अगर किसी ग्राफ को अगर ये दिखाना हो कि ये इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है तो वो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो फील्ड अगर डिक्रीज होगी तो वो इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और जब इससे बहुत दूर जाओगे, यानी R जब नीचे में इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसका मतलब है R इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इंफिनिटी, और R इक्वल्स टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो मैंने आपको ग्राफ में डिटेल में आपको बता रखा है कि इस प्रकार का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसा होता है। स्लोप भी आप वहां से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका नेगेटिव में डिक्रीजिंग स्लोप आएगा, ठीक। नहीं तो कम से कम ग्राफ का शेप आप याद रखना। तो R इक्वल्स टू 0 पे E इनफाइनाइट और R इक्वल टू इनफाइनाइट पे E 0। तो देखो यहां R 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, और जब R इंफिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्लियर? तो ये ग्राफ देखो इसके लिए सुटेबल ग्राफ हो गया, जिसको आप लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। क्लियर है? तो अभी हमने प्लस क्यू की वजह से देखा था, अब हम लोग माइनस क्यू की वजह से देखते हैं किसी नियर बाई पॉइंट पे। थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें आपको एक कंफ्यूजन जो आपको आता होगा वो मैं अभी दूर कर दूंगा उन साइन को लेके। जैसे देखो सबसे पहली बात तो इस बार अपना एक सोर्स चार्ज है, और जो सोर्स चार्ज है वो क्या है? माइनस क्यू। अब इससे R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज एक पॉइंट है P, दूसरा चार्ज नहीं है, पॉइंट P। अब ये माइनस क्यू हमारा फिर से सोर्स चार्ज का काम कर रहा है। अब ये हम लोग बार बार नहीं लिखा करेंगे, ठीक है ना। आप समझ गए हो कि जिसकी वजह से फील्ड चाहिए उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। अब ये मान लो ये सोर्स चार्ज हमने माइनस क्यू को कहा, इस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे रखेंगे एक टेस्ट चार्ज को, दैट इज प्लस क्यू नॉट को। टेस्ट चार्ज प्लस ही रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए। सोर्स चार्ज पहले पॉजिटिव था और सोर्स चार्ज अब नेगेटिव रख रहे हैं, लेकिन टेस्ट चार्ज हमने पहले ही डिसीजन ले लिया है कि प्लस ही रखेंगे। फिर उसके बाद रूल में क्या हम लोगों ने सीखा था कि इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स देखना है कि फोर्स किधर लग रहा है। तो भाई ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर फोर्स लग गया इस तरफ, है ना। माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? तो ये डिस्टेंस R है, कूलम्स लॉ लगाओ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड जिस समय हम लोग लिखते हैं उस समय चार्ज का साइन नहीं लेते हैं। तो सीधी सी बात है Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये फोर्स निकल के आ गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम लोगों को जब ये फोर्स कूलम लॉ के यूज से आ गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चे? तो सीधी सी बात है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया उसको चार्ज यानी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये सीधा आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होके आया, यानी उसका मैग्नीट्यूड, उसके इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड,
वो पॉजिटिव चार्ज के जैसा ही आया है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। यहाँ साइन क्यों नहीं दिए हम लोग, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि E जो है ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R को बढ़ाओगे E घटेगा। तो मतलब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि E इक्वल्स टू 1/r², R बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ये सब चीज तो सेम है, एकदम सिमिलर चल रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा दोनों में, ठीक है। अब फर्क कहां से आना शुरू होगा, वो है डायरेक्शन को लेके। अब यहां थोड़ा केयरफुल हो जाओ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में डायरेक्शन किधर होगा, चार्ज कौन सा है, माइनस। तो अब जरा सुनो, आप फोर्स किसके ऊपर देखते हो, टेस्ट चार्ज के ऊपर। ध्यान सुनना, फोर्स किसके ऊपर देख रहे हो, टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज अभी भी क्या है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज अभी भी पॉजिटिव है, और हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है वो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों इस हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगी जिधर आपका फोर्स है। अब यहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, वो कहेंगे कि नहीं सर ये तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में तो आपने लिखवाया था उल्टा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। भाई एक बात सुनो, चार्ज नेगेटिव कौन है, सोर्स के ऊपर। क्या हम लोग यहां सोर्स नेगेटिव ले रहे हैं ना, क्या सोर्स के ऊपर फोर्स देखना है, फोर्स तो देखना है टेस्ट के ऊपर, और टेस्ट अभी भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में। और सोर्स के प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ा वो तो तुमको दिख रहा है साफ। अगर ये पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आता, जो हमारा इससे प्रीवियस वाले में आया था, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता तो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करता, और टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उसमें आउटवर्ड आया था, याद है ना, आउटवर्ड आया था, और यहाँ क्या आएगा, इनवर्ड। सिंपल सी बात है। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में कि कौन पॉजिटिव, कौन, टेस्ट को हमेशा पॉजिटिव लेना है, और टेस्ट पे जिधर भी फोर्स लगेगा उधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है, आज से इस चीज को आप समझ के रखना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक डायग्राम मैं सेपरेट बना देता हूं। ये मान लो माइनस क्यू है, तो डायरेक्शन जो आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ रहा है इस चार्ज के तरफ ही आ रहा है, क्योंकि फोर्स ऐसे ही लग रहा है तो फील्ड ऐसे ही होगा। कहीं भी जैसे यहाँ पे कोई पूछे तो आप सीधी सी बात है दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से, और डायरेक्शन इस तरफ। फिर यहाँ पे कोई पूछ ले, फिर यहाँ पे कोई पूछ ले, यहाँ पे कोई पूछ ले, कहीं भी पूछ ले बच्चों, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे वो इस लाइन के इनवर्ड, जब अगर आपका सेंटर पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज, और यही पॉजिटिव चार्ज होता तो आउटवर्ड, है ना। ये सब डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात समझ में। तो इसको राइट डाउन कर लो। अच्छा हाँ, इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो ग्राफ जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के, तो वो सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ छोटा सा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अगर इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ लोगे, यहाँ मान लो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो जो ग्राफ का आएगा वो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। मतलब एक ऐसे सिस्टम के बारे में सोचो जिसमें मल्टीपल चार्जेस हों। मल्टीपल चार्जेस मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्ज हों, और उन सभी के वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जैसे अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया, अभी तक तो हमने यही देखा ना कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अभी क्या करेंगे, हम लोग एक क्लस्टर ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस लेंगे, और उनकी वजह से हम लोग कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहोगे कि ये होगा कैसे। तो देखो, अभी तुमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर सोर्स में सिर्फ एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया है, मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीपल सोर्सेज होंगे तो हर एक का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और फिर हम लोग चाहें तो इंडिविजुअल फील्ड को कैलकुलेट करके और नेट फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। या इसका उल्टा काम भी कर सकते हैं कि हम लोग इंडिविजुअल फील्ड फाइंड आउट करने के बजाय
बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी मतलब टेस्ट चार्ज के ऊपर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा वहां पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और उस टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा उस नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उस नेट फोर्स को उस क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। आ रही है बात समझ में? यानी आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर कि आप इंडिविजुअली सभी फील्ड को कैलकुलेट करो, है ना, इंडिविजुअली हर एक फील्ड को फाइंड आउट करो और सभी को वेक्टर तरीके से ऐड कर दो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको ना पहले सभी फोर्स, टेस्ट चार्ज पे लगने वाले जो जितने भी फोर्स हैं उन सभी फोर्स को आप कैलकुलेट कर लो और सभी को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब है नेट फोर्स को अगर टेस्ट चार्ज से, ये क्यू नॉट क्या है अपना बच्चों, टेस्ट चार्ज, ये है अपना टेस्ट चार्ज, अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट का। अब इस मेथड से, ये जो अपना तरीका है, इससे भी हम लोग 4-5 एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पहले इसको आप राइट डाउन कर लो। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा पॉइंट चार्ज है -2q, प्लस कैपिटल क्यू -2q, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे चाहिए, पॉइंट P पे। पॉइंट P की डिस्टेंस Q से 2x है और -2q से x है। तो कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करो। देखो एक बार वीडियो पॉज करके, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो और फिर नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। कर लिया आपने? चलो देखते हैं बच्चों, जैसा कि अपने को सिखाया गया हर एक स्टेप को वैसे ही फॉलो करो। बताया यह गया है कि जिस पॉइंट पे भी आप इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में, वहां पे आप एक टेस्ट चार्ज रख दो। तो चलो जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज प्लस ही रखेंगे और यहां सोर्स चार्ज दो है। कौन कौन? एक प्लस कैपिटल क्यू और दूसरा -2q। अब देखो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, है ना, रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, और ये -2q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अभी हमने जो प्लानिंग की थी कि टेस्ट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकाल लेना है बाय यूजिंग कूलम्स लॉ और उसके बाद उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नेट फील्ड पता चल जाएगा। तो पहले देखो इसकी वजह से इसको नंबर 1 मान लेते हैं एंड इसको नंबर 2। इसने इसको रिपेल किया तो आपका F1 इधर लग गया और इसने, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट ही करेगा, मतलब कि F2 भी आपका इधर ही लगेगा। तो एक बात तो पक्की हो गई कि नेट फोर्स इधर ही आने वाला है क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि नेट फोर्स अगर हम लोग यहां पे लिखेंगे तो दिस इज F1 प्लस F2। तो नेट फोर्स F1 प्लस F2 हो जाएगा, सीधा ऐड कर देंगे, कोई ट्रायंगल लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर का दोनों डायरेक्शन सेम होता है, दोनों वेक्टर का, तो उसको हम लोग सीधा ऐड कर देते हैं, ठीक है। और टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसका यही डायरेक्शन होगा, दिस इज टुवर्ड्स -2q, और बिल्कुल वेरीफाइड भी है, आपका इधर से उधर जाना ही है। तो देखो सबसे पहली बात है नेट फोर्स लिखते हैं हम लोग। तो नेट फोर्स के लिए यहां पे कूलम्स लॉ, तो F1 कितना होगा, तो F1 कूलम्स लॉ से लिखेंगे तो Q1 नहीं, सिर्फ Q है, तो आपका यहां पे Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां का डिस्टेंस है 2x का स्क्वायर, है ना, प्लस F2 की बात करेंगे हम लोग तो यहां पे हटा देते हैं, यहां पे लिखते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, बाद में तो ऐड करना ही है। F2 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे, साइन नहीं लेना है, बार बार मैं बोलता हूं इसी को, फिर Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। F2 भी आ गया, F1 भी आ गया। F1 जो है इसने टेस्ट पे लगाया है, टेस्ट चार्ज पे, और F2 -2q नहीं लगाया, तो इसको ऐड कर दो। तो देखो दोनों में क्या कॉमन निकाल लेंगे, तो सिंपल है, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लो। तो यहाँ 2x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस, और यहाँ ऊपर में सिर्फ 2 रहेगा। आ रही है बात समझ में? देखो क्या किया मैंने, इन दोनों को ऐड करना है ना भाई, तो Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1/4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब इसको ऐड कर दो सीधा, तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/4। तो 9/4 तो ये आ गया 9/16 है ना, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/16 16 पाई और ऊपर में Q इंटू Q0 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ गया। तो क्या यही आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ भाई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट P पे, तो नेट फोर्स को आपको Q0 से डिवाइड करना होगा। तो ये जो आया है इसमें Q0 को डिवाइड करो, तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 9 कैपिटल Q अपॉन 16 पाई स्मॉल एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर से किधर आया? डायरेक्शन प्लस से माइनस Q की तरफ, इस तरफ आया ना, जिसको हम डायरेक्शन को हम लोग लैंग्वेज में लिखना चाहें तो अलोंग नाम ही रख देते हैं ना, इस पॉइंट का नाम A रख देते हैं, इसका पॉइंट B रख देते हैं, तो A to B, अलोंग A to B, A से B के तरफ। तो देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, आप एकदम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों यहां पे देखते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट है, ये कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही आपको देखने में लग रहा होगा। एक चार्ज A है और दूसरा चार्ज है B। A पे आपका प्लस Q है और B पे है आपका -2Q। आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक पॉइंट P फाइंड आउट करना है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ये जो R है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तुमको एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन सिस्टम इज 0, जहां पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाए 0। सुन लिए मेरे क्वेश्चन को, अब जरा सोचते हैं। अब एक बात सोचो, नेट फील्ड अगर 0 है, होना चाहिए, इसका मतलब है कि वहां पे कोई भी अगर टेस्ट चार्ज होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। ये बात तो क्लियर है। मतलब कि अगर हमसे कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 0, तो निश्चित तौर पे टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स 0 लगना चाहिए, तब तो 0 को Q0 से डिवाइड करोगे तो आपका 0 आएगा। तो जरा सोच के देखो, ऐसा वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे हमको अगर कोई चार्ज रखेंगे तो यानी टेस्ट चार्ज, तो उस पर नेट फोर्स क्या लगे 0। चेक करते हैं। अब वो पॉइंट कहां कहां हो सकता है? आइदर वो A के इस तरफ हो सकता है, आइदर वो A और B के बीच में हो सकता है, या B के उस तरफ हो सकता है, यही हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि वहां पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। पहले देखते हैं A और B के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है। तो सुनो, A और B के बीच में कहीं भी रखोगे बच्चों टेस्ट चार्ज को, लिखना मत कुछ, तो ये प्लस जो है ये इसको रिपेल करेगा और ये माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने के बजाय एक दूसरे की तो मदद कर रहा होगा, तो नेट फोर्स 0 होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बीच में कहीं भी रखोगे तो ये रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स आपका आगे ही लग जाएगा। अच्छा, अगर हम इधर कहीं रख दें तो, इधर कहीं रखें तो यहां चांस बनता है। कैसे? यहां तो देखो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, दोनों ऐड हो गए। यहां पे देखो ये प्लस Q इस प्लस Q को तो रिपेल करेगा, नो डाउट, और ये माइनस Q इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। प्लस Q इस प्लस Q को रिपेल करेगा और ये -2Q इस Q को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां अपोजिट है, तो वहां चांसेस बनता है कि ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये तो चांस की बात है, अब तो चेक करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो जवाब है नहीं हो सकता है। कहोगे क्यों? यहां पे कोई भी जो पॉइंट लोगे उसकी दूरी इससे नजदीक होगी, डिस्टेंस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अब प्लस इसका चार्ज भी ज्यादा है, तो ये दोनों ही फैक्टर यही बता रहे हैं
कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और रिपल्शन कम होगा, क्योंकि एक तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भी -2q की आधी है और डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा यहाँ से। तो निश्चित तौर पे इधर ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ना बीच में कहीं इधर आ पाया ना इधर आ पाया। अब जरा इधर चेक करते हैं, इधर क्या हो सकता है ऐसा। तो इधर चांस लगता है बच्चों, कहोगे कैसे। तो इसने क्या किया, रिपेल। तो मान लो FA फोर्स बाय A जो लगेगा टेस्ट चार्ज पे, वो हो गया इधर रिपल्शन, और B के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा अट्रैक्शन, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहां भी FA और FB क्या है, अपोजिट। कहोगे फिर मैग्नीट्यूड का देखो हिसाब किताब। तो देखो ये चार्ज कम है तो इससे डिस्टेंस भी तो कम है, और ये चार्ज ज्यादा है तो इससे डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस वाला फैक्टर ये कहता है कि इसका फोर्स बड़ा होना चाहिए, और चार्ज वाला फैक्टर इसका कहता है। तो इसका मतलब यहां हो सकता है कि ये दोनों फैक्टर चूंकि एक एक को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। वो अभी हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उस डिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको सही सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को चेक करने से पता चला कि दैट पॉइंट P शुड बी ऑन लेफ्ट ऑफ A, है ना, A के लेफ्ट में, यानी प्लस Q के लेफ्ट में वो पॉइंट होगा। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो है x। ये पूरी डिस्टेंस तो r है, ये यहां से लेके यहां तक r है, और ये मान लेते हैं वो डिस्टेंस x यहां पे है, और यही x की वैल्यू अभी अपने को फाइंड आउट करनी है। बाकी ये ऑप्शंस तो अपने हुए नहीं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये अपने काम में तो आएगा नहीं। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए निश्चित तौर पे FA शुड बी इक्वल टू FB। FA और FB को मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो ठीक है, तो FA कितना होगा, तो FA कितना होगा, तो इनके बीच और टेस्ट चार्ज के बीच फोर्स निकालना है। तो FA इक्वल्स टू K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने K लिख दिया। मर्जी है, कभी K लिखो कभी कुछ लिखो। K इंटू Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और FB कितना होगा बच्चों, K इंटू 2Q। अब ये माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि कभी भी मैग्नीट्यूड तो बिना साइन के ही लिखते हैं, I इंटू Q नॉट। और डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। चलो, अब चूंकि इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों यहां से कि K कैपिटल Q स्मॉल Q Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2KQ Q नॉट अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो ये आपका हो गया R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर ये हो गया आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर स्क्वायर दोनों तरफ से हटाएं, तो दोनों तरफ से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो R प्लस एक्स, है ना, इज इक्वल टू x रूट 2। और स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हट गया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर तो है नहीं, तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा, अंडर रूट। तो यहां से आप x को उधर भेज दो, फिर R इक्वल्स टू x रूट 2 माइनस एक्स, है ना, ये x इधर आ गया। सो x रूट 2 होता है 1.4, x कॉमन ले लो इसमें, 1.4 माइनस 1 इक्वल्स टू R। थोड़ा मैं उधर खिसका दूं, ठीक, तो यहां से 1.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा x इंटू
0.4 इक्वल्स टू आर, ठीक है। सो x इक्वल्स टू r अपॉन 0.4, ये आंसर निकल के आया। और इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट हटाओगे ऊपर चला जाएगा आपका कितना, ऊपर चला जाएगा 10, है ना। तो 10, तो x इक्वल्स टू आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ऊपर 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 4, तो 10 अपॉन 4 2.5 आर होता है। तो x इक्वल्स टू 2.5 आर, यानी r का 2.5 गुना इधर आप डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से देखो ये सॉल्व होके आ गया, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जो कूलम्स लॉ में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, वो एग्जैक्टली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको वैसा ही क्वेश्चंस आएगा। करना क्या होता है, यहाँ भी तो आके हम लोग बाय यूजिंग कूलम लॉ फोर्स ही निकालते हैं, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि क्यू नॉट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो कुछ नया सीखने को तो मिलेगा नहीं। तो आप फटाफट इसको सॉल्व करो। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पे आपका प्लस क्यू है और यहाँ पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कर लिया आपने, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, स्टेप के हिसाब से यहाँ पे प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज रख दो। अब ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को टेस्ट चार्ज है, क्या करेगा, रिपेल। इसका नाम 1 कर लेते हैं, इसका नाम 2 कर लेते हैं। तो ये रिपेल करेगा तो देखो इधर लग गया आपका F1, और ये इसको रिपेल करेगा तो ये लग गया F2। तो F1 और F2 दो फोर्स लग गए। अच्छा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच का एंगल भी हम लोग को पता है। इनके बीच का एंगल जो होगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ सामने में ये 60 डिग्री होगा। तो सबसे पहली बात है नेट फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो F1 और F2 इन दोनों की वैल्यू देखो। F1 के लिए हम लोग लिखेंगे कूलम्स लॉ, तो K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और F2 इक्वल्स टू भी अगर लिखेंगे तो K कैपिटल Q नॉट अपॉन डिस्टेंस बाय L स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही है ना, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल ही है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो नेट फोर्स निकालना बहुत आसान काम होता है। 2 इंटू किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज Q नॉट अपॉन L स्क्वायर इंटू कॉस, और दोनों कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल विच इज 60 डिग्री। तो थीटा बाई 2 यानी 60 बाई 2, है ना। तो इतना आराम से आपका नेट फोर्स आ जाएगा। तो कितना कैलकुलेट होके आएगा ये, तो cos 60 बाई 2 cos 30 √3/2 होता है। तो बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से नेट फोर्स जो आपका निकल के आएगा, K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट √3 अपॉन L स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अच्छा, रिजल्टेंट इनका कहाँ पे आएगा, तो रिजल्टेंट इनका कहाँ पे आएगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स का चूंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो जब दो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो रिजल्टेंट ठीक बीच में आता है। तो ये नेट फोर्स का डायरेक्शन हुआ बीच में, ठीक बीच में, है ना, इनका एंगल का बाइसेक्टर पे। अच्छा, चूंकि टेस्ट चार्ज पे हमने पढ़ रखा है कि जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन को लेके कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आंसर नहीं हुआ। पहले आप नेट फोर्स को किससे डिवाइड करोगे, Q नॉट से। Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो K कैपिटल Q √3 अपॉन L स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात समझ में, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे जो पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं ये सब आपका स्क्वायर के कॉर्नर पे है ना। एक प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और ये माइनस क्यू है। और आपको पॉइंट P पे, ठीक है ना, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे ये पॉइंट P है, एक कॉर्नर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आपको पूछा जा रहा है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, ठीक है ना। फाइंड द चार्ज, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग यहां पे एक बार तो आप खुद ट्राई करेंगे, निश्चित तौर पे आप सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद ट्राई कर लिया कीजिए। यहां पे एक हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे हमेशा की तरह, दैट इज Q0, और उसके बाद इसके ऊपर नेट फोर्स देख लेना है। टोटल 3 चार्जेस हैं, तो इन तीनों का 3 चार्ज है, मतलब ये चौथा मत काउंट कर लेना, ये तीनों सोर्स है, एंड दैट इज टेस्ट चार्ज। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसके वजह से इन तीनों के, इन सभी के वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लो। तो देखो क्या होगा। क्या तो भाई ये प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू को ये रिपेल करेगा। तो मैं यहां अलग से डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये हो गया F1, इसकी वजह से इधर ये क्या करेगा, इसने भी रिपेल करना है, तो ये भी ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, दैट इज F2 प्लस प्लस रिपेल। और ये जो है आपका ये थर्ड, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका आ गया यहां पे F3। तो इस तरीके से टोटल 3 फोर्स लग गए। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। एक बात गौर करो कि ये F1 के लिए डिस्टेंस L लोगे, F2 के लिए भी डिस्टेंस, सॉरी F3 के लिए, अच्छा F2 ये है ना, नंबरिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, इसे F1 बोलेंगे और ये जो है F3 है। ऐसा करते हैं ना, इसी नंबर को चेंज करते हैं, उसको क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत करें हम लोग। इसको हम लोग कर लेते हैं 2 और इसको कर लेते हैं 3। अब तो ठीक है, इसने F1 किया, इसने F2 लगाया और F3 ने ऐसे खींचा। बच्चों F1 और F2 के लिए डिस्टेंस L लेंगे, है ना, लेकिन इसके लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे L√3, क्योंकि ये डायगोनल है। क्या है ये, डायगोनल है, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, L√3। अब तुम देख सकते हो कि F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि दोनों का चार्ज का पेयरिंग, यहां चार्ज की पेयरिंग, डिस्टेंस भी LL देख ही रहे हो। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों यहां से कि F1 इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल Q0 बाई L स्क्वायर, और F2 जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल Q0 बाई L स्क्वायर। जहां तक रही बात F3 की, तो चूंकि ये डिस्टेंस L√3 है, तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q Q0 और L√3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा F', ठीक, और ये F' F3 के ठीक अपोजिट है। कहोगे ठीक अपोजिट कैसे होगा, तो भाई ये जो डायगोनल है ये एंगल 45 होगा, ये भी ऊपर 45, और तुम जानते हो कि ये दोनों फोर्स इक्वल है और इनके बीच का एंगल है 90, तो रिजल्टेंट ठीक बीच से ही जाएगा, तो ये एंगल भी होगा आपका 45। तो खुद सोचो, अगर ये एंगल 45 है और ये भी 45 ही है जैसा कि यहाँ देख रहे हो, तो इसका मतलब ये दोनों एकदम अपोजिट ही तो होंगे। तो जो आपका F' जो कि किसका रिजल्टेंट है, F1 और F2 का, तो F' की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो F' जो कि रिजल्टेंट है किसका किसका बच्चों, F1 और F2 का, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि 2 इंटू किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज K Q0 अपॉन L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस कितना एंगल लोगे इन दोनों के बीच का, 90, और 90 बाई 2 45, तो कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। तो ये सॉल्व करके √2 से इसको कैंसिल करो, तो ये √2 K कैपिटल Q0 अपॉन L स्क्वायर निकल के आया। कौन, F'। तो देखो, तो अब ये देखना है कि F' और F3 दोनों अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स किधर होगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है। तो तुम देख सकते हो कि F3 की वैल्यू ये और F' की वैल्यू ये, और इसमें उसमें 3 डिनोमिनेटर में है और इसमें न्यूमरेटर में √2 है, तो निश्चित तौर पे F' इज ग्रेटर देन F3,
तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा बच्चों, यानी एफ नेट, उसके लिए आप किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, दो वेक्टर अगर अपोजिट होते हैं तो उनके रिजल्टेंट के लिए उनको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि ये एफ डैश बड़ा है, F3 छोटा है, तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा आपका इधर ही आएगा, नेट फोर्स इधर ही आएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ठीक बीच में ऊपर की तरफ ही आएगी। और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो उसके लिए आप क्या करो, एफ डैश में F3 को सब्ट्रैक्ट करो। एफ डैश में F3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे क्या कर दोगे? तो जो ये इसको कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लेंगे तो K कैपिटल Q नॉट बाई L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा रूट टू माइनस 1/3। ये तो नेट फोर्स आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए Q नॉट से डिवाइड करते हैं। रुको, पहले आपको इसको फटाफट ध्यान से लिख लो। कर लिया आपने राइट डाउन? चलो, अब अपने को करना क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे E इक्वल्स टू नेट फोर्स को Q नॉट से डिवाइड कर दो, तो Q नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा K कैपिटल Q L स्क्वायर और ब्रैकेट में √2 माइनस 1/3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि बहुत आसान है, कुछ भी नया सीखना नहीं है, बस बहुत सिंपल चीजें हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, आपको याद होगा ये हम लोग कूलम्स लॉ में भी सॉल्व कर चुके थे और वहां पे सिर्फ एक किए थे। यहां पे इसके कई टाइप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर है? चलो, सबसे पहली बात है कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया गया है, सेमी सर्कुलर रिंग। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, लेकिन इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका इसका रेडियस r है और आपको O पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक्सिस सिस्टम, ये सेम क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आ चुका है, ठीक है? तो वहां पे आ चुका है। और देखो एक चीज, रिंग पे टोटल चार्ज देने के बजाय हमने आपको दिया है चार्ज डेंसिटी। अब याद होगा आपको मैंने बताया था कि चार्ज डेंसिटी 3 टाइप के होते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहां सिर्फ लेंथ के हिसाब से डिफाइन किया गया हो, या सरफेस चार्ज डेंसिटी जहां एरिया जैसे कि डिस्क के केस में, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि स्फीयर के केस में। तो यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। और कूलम्स लॉ में जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे Q चार्ज हमने आपको दिया था। तो खैर कोई बात नहीं, Q दिया हुआ रहे या लैम्डा दिया हुआ रहे, मैं अभी एक रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर दूंगा कि आप Q को लैम्डा में कैसे तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे और लैम्डा को Q में कैसे कर लेंगे, ठीक है? तो इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस चार्ज है, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेडियस r दिया हुआ है। O पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है? क्योंकि एक्सिस सिस्टम है तो हम लोग डायरेक्शन भी निकाल देंगे। तो एक बार वीडियो पॉज करके तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए, तो एक बार आप ट्राई जरूर करना सॉल्यूशन देखने से पहले, ठीक है? उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना एक बार ट्राई करने के बाद। अब मैं पहले आपको एक बात बताऊं, ये लैम्डा क्या है? पहले लैम्डा मैं समझा देता हूं, ठीक है ना? ये लैम्डा के बारे में समझाता हूं। ये लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और चार्ज यहां आपका रेडियस r के इस रेडियस पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो मान लेते हैं टोटल चार्ज है कैपिटल Q और लेंथ जो इसका होगा वो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, जो कि हाफ ऑफ द रिंग होगा पाई r। तो सीधी सी बात है, लैम्डा इज नथिंग, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई पाई r। तो यहां से Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? पाई r इंटू लैम्डा, है ना? तो टोटल, अब देखो, अब एग्जाम में अगर Q के टर्म्स में Q दिया हुआ है तो आप Q के टर्म्स में भी आंसर कर सकते हो। लैम्डा दिया हुआ है तो लैम्डा को Q में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लैम्डा और Q के बीच में ये रिलेशन आ गया यहां पे, है ना? तो बहुत मुश्किल रिलेशन नहीं है, सीधी सी बात है। क्या कर रहे हैं हम लोग?
चार्ज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, लेंथ, क्यू पाई आर क्या है, लेंथ इंटू लैम्डा, है ना। चार्ज इक्वल्स टू लेंथ इंटू लैम्डा, जहां पे लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज चाहिए तो टोटल लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, या लैम्डा ही चाहिए तो चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दो। अगर लैम्डा चाहिए तो चार्ज को किससे डिवाइड कर दोगे, लेंथ से। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन लिख लो और ये चीज भी लिख लेना, ठीक है, और मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो बच्चों अब यहां पे अपने को करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। हमेशा की तरह बिना टेस्ट चार्ज रखे उसके ऊपर फोर्स बिना निकाले आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे, फिर देखेंगे कि ये रिंग उसके ऊपर फोर्स कितना लगा रही है। तो अब ये रिंग एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है और कूलम लॉ आप एक पॉइंट चार्ज के लिए लगा सकते हो। तो आपको याद होगा जब मैं इस प्रॉब्लम को पहले भी आपको सॉल्व किया था तो उसमें कहा था कि आप पहले इसमें छोटा सा आर्क कट करो, छोटा सा आर्क, ठीक है, छोटा सा आर्क मतलब चाप, जो अपने सेंटर पे बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा बना रहा हो। आपको याद होना चाहिए सब कुछ। और इस डी थीटा के आर्क की लेंथ जो होगी, यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ मिल जाता है, दैट इज आर डी थीटा। ये आपका हो गया स्मॉल लेंथ, और इस छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज होगा आपका क्या, डी क्यू, छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा। डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अभी हमने पढ़ा कि चार्ज इक्वल्स टू लेंथ, है ना, यही पढ़ा ना, चार्ज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, यानी चार्ज डेंसिटी, लैम्डा गिवन है और लेंथ कितना है, आर डी थीटा। तो डी क्यू की जगह आप लिख सकते हो लैम्डा आर डी थीटा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे इस तरीके से डी क्यू हम लोग निकालेंगे। जहां टोटल क्यू दिया हुआ रहता तब तो हम लोग वैसे ही निकाल रहे थे कि पाई आर में क्यू चार्ज, 1 में क्यू बाई पाई आर, इसलिए आर डी थीटा में जो किया था हमने उस क्वेश्चन में, रिवाइज करते रहना आप। अब देखो जो ये डी क्यू है यहां पे, वो इसको इधर रिपेल करेगा, है ना, प्लस चार्ज प्लस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा छोटे से फोर्स से, जिसका नाम होगा डी एफ। क्लियर। और मान लो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो ऐसा ही एक डी क्यू आप इधर भी कट कर सकते हो, क्योंकि हर एक इधर डी क्यू के लिए मान लेते हैं ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री पे ऐसा ही कोई पोर्शन होगा जो इधर फोर्स लगा रहा होगा। उस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लेना जो मैंने पहले बता रखा है। तो सीधी सी बात है कि हम लोग एक आर्क इस तरफ से अगर कंसीडर करें, ठीक है ना, छोटा सा आर्क जो अपने सेंटर पे, थोड़ा लाइन गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर दूं मैं। तो अगर एक आर्क इधर से भी कंसीडर करें बच्चों, जो आपका ठीक उतना ही एंगल पे हो और बहुत छोटा सा एंगल बना रहा हो सेंटर पे, दैट इज डी थीटा, और ये एंगल भी क्या हो, थीटा, इसका भी लेंथ हो गया आर डी थीटा, इसमें भी चार्ज क्या होगा, डी क्यू। तो ये भी एग्जैक्टली इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा डी एफ, ठीक है। और मान लेते हैं इसका भी ये एंगल थीटा है, इसका भी ये एंगल थीटा है, ये दोनों डी एफ का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो अब सोचो कि हर एक डी क्यू के लिए इधर से इधर सिमेट्री से दोनों तरफ होंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या किए थे, फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड किए थे। जैसे कि अब अलग डायग्राम बनाऊंगा सेपरेट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक ये डी एफ हो गया और ये दूसरा डी एफ इधर आया, ये डी एफ इसका है और ये डी एफ इसका है। और बच्चों इन दोनों का जो कंपोनेंट्स अभी आप रिजॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरीके से। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो इधर वाला भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा आपका और ये भी थीटा होगा। और ये बात समझ में, ये थीटा कैसे हुआ, उसी को मैंने यहां दिखाया। तो डी एफ के दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, एक इधर टूटेगा बच्चों डी एफ कॉस थीटा, और नीचे आएगा डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा। इसका भी यही हाल, एक डी एफ कॉस थीटा और दूसरा क्या आएगा, डी एफ साइन थीटा। तो एक बात गौर कर रहे हो, ये जो डी एफ कॉस थीटा ये एक दूसरे का कैंसिल कर देगा, तो हर एक डी एफ का
बचा हुआ सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा, दैट इज डी एफ साइन थीटा। अब फिर तुम यहां पे 2df साइन थीटा मत बोल देना, क्योंकि एक dq का हिस्से में, एक dq के हिस्से में तो एक ही df साइन थीटा आएगा ना। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि जो ये चार्ज, इसके ऊपर फोर्स भले ही df लगा रहा है, लेकिन इफेक्टिवली जो कंपोनेंट बच रहा है सिर्फ y कंपोनेंट, दैट इज df साइन थीटा बच रहा है। तो इसलिए हम लोग यहां पे जो लिखेंगे दैट इज df इफेक्टिव, df इफेक्टिव। तो वो खाली क्या बच रहा है, df साइन थीटा। 2df साइन थीटा मत कर देना, क्योंकि हम लोग अभी एक dq के वजह से ही देख रहे हैं। ये तो दूसरा मैंने बनाया ताकि इसके df cos थीटा को कैंसिल करवाया, तो हर dq के हिस्से में सिर्फ एक df साइन थीटा बच रहा है। और df साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो कूलम लॉ से df की वैल्यू होगी यानी कि k, ठीक है, इंटू dq इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलो फटाफट लिखो इसे, मैं इसे ऊपर कर दूंगा। अभी लिख लिया आपने। चलो अब यहां से देखो, अब dq की जगह क्या पुट कर दोगे, लैम्डा r d थीटा। तो बच्चों यहां से हम लोग dq की जगह लिख देंगे लैम्डा r d थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। dq की जगह इंटू ये क्यू नॉट भी बचा हुआ रहेगा, इंटू क्यू नॉट। आ रही है बात समझ में? तो यहां से देखो, अब ये एक लैम्डा से, एक r से एक r कट गया, तो आपका df इफेक्टिव जो निकल के आ रहा है बच्चों, df इफेक्टिव वो आ रहा है k लैम्डा क्यू नॉट साइन थीटा d थीटा अपॉन r स्क्वायर नहीं, सिर्फ r, क्योंकि एक r तो कैंसिल हो गया। अब इस पूरे को मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सब आपने लिख लिया होगा, इसको पहले आप एक बार लिख लो। ये तो आपने लिख लिया होगा ना पहले, ये आपने लिख लिया होगा। अब इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, लिख लिया आपने इसको, अब इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं df इफेक्टिव k लैम्डा क्यू नॉट r और साइन थीटा d थीटा। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें और इस तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि ये सारे तो कांस्टेंट होंगे, k लैम्डा क्यू नॉट बाई r तो कांस्टेंट होगा, तो इसको इंटीग्रेट करने से मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स। और यहां पे k लैम्डा क्यू नॉट बाई r और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस थीटा, जैसा कि आप जानते हो। अब लिमिट ले लेंगे थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। अब लिमिट कितना आएगा, तो लिमिट बच्चों बहुत सिंपल है। आप जब ऐसे, ये रिंग था, जब आप कटिंग कर रहे होगे तो सबसे पहले जो कटिंग आएगी, वो तो यहीं पे आएगी जिसका एंगल 0 होगा, फिर 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150 और लास्ट में आएगा 180 का। तो जो लिमिट लेंगे हम लोग वो लेंगे 0 to 180। आ रही है बात समझ में? चलो अब इसके बाद देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लिमिट तो मैंने आपको समझा दिया। तो लिमिट जो है आपका इस तरीके से हम लोग लेंगे और ये फाइनली जो कैलकुलेट होके आने वाला है, नेट फोर्स इज इक्वल टू k लैम्डा क्यू नॉट अपॉन r, और ये माइनस को चाहो तो तुम अंदर भी एडजस्ट कर सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो। अंदर एडजस्ट करने का एक तरीका बताता हूं, या तो आप इसको बाहर निकाल लो, बाहर में पुट करना, या अंदर में ही रहने दो, लिमिट उल्टा कर दो, आपको जो पसंद हो। जब भी कहीं माइनस यहां जाए तो आप चाहो तो लिमिट को उल्टा कर सकते हो, और नहीं तो तुम्हें अगर बाहर ही निकालना है तो चलो बाहर ही निकाल लेते हैं इसे। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे cos 180, तो cos 180 होता है -1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट में cos 0 रखेंगे, cos 0 होता है 1, तो -1 -2, और इसको क्या कर देगा वो +2। तो नेट फोर्स जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 2k लैम्डा क्यू नॉट अपॉन r। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी बच्चों वो आएगी नेट फोर्स
डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो नेट फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो क्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट वहां पे आ रहा है वो आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, है ना। क्यू नॉट तो कैंसिल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर लिख सकते हो, या k के जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में भी इसको याद रखना। तो लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाई k के जगह लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद रखना ये आर स्क्वायर नहीं है, आर आपका वो कैंसिल हो चुका है यहाँ पे। अगर यहाँ लैम्डा है तो यहाँ आर ही रहेगा, और यहाँ से आपका ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों इस रिजल्ट को आप बढ़िया से याद रखना कि किसी भी सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब डायरेक्शन भी मैं बता देता हूं, पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों डायरेक्शन की बात करें तो पॉइंट ओ पे जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा नीचे डाउनवर्ड, दैट इज -y के लॉन्ग। कहोगे क्यों? तो सिर्फ साइन वाला ही कंपोनेंट बचा था, तो सारे dq के सिर्फ साइन वाले कंपोनेंट अगर बचेंगे तो निश्चित तौर पे डायरेक्शन नेट फोर्स का तो नीचे ही आएगा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे आएगा, और जिधर टेस्ट चार्ज में फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, जैसे मैग्नीट्यूड तो इसका कितना था, मैग्नीट्यूड आया हमारा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आया ना, मैग्नीट्यूड तो यही आया था कुछ देर पहले। और अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो हम लोग लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और माइनस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस जे से क्यों? क्योंकि जे जो है वो आपको बताएगा डायरेक्शन। जे एक यूनिट वेक्टर है जो बताता है डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव y की तरफ। ये जो माइनस जे है दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O टूवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। आ रही है बात समझ में? तो ये मैग्नीट्यूड याद रखना और डायरेक्शन भी है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके ऊपर और भी कई सारी इसकी वैरायटीज हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों।